5 और अनुच्छेद 52 से लेकर हम मेनली समझ सकते हैं इसे 72 तक, जिसमें हम देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति भी इसमें शामिल है। इसके बाद में हम अन्य आर्टिकल देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं आर्टिकल 72, आर्टिकल 73, 78। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 123 या फिर आपातकालीन संबंधी प्रावधान 352 के अकॉर्डिंग, उनमें भी राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका आंसर दीजिए। यानी इसमें यह कि सही सुमेलित नहीं है, यहां पे मिस प्रिंटिंग हो गई है कि इसमें से बताना है कि जो आपको आर्टिकल दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपका सही आंसर होगा इसमें, देखते हैं हम पहले इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54, ये आपका सही होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली आर्टिकल 55, ये आपका सही है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56, 56, ये भी सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 में इसे डिफाइन किया गया है। तो आपका यहां पर यह गलत हो जाता है। हम इसके साथ देखते हैं कि आर्टिकल 61 में क्या है। आर्टिकल 61 में बताया गया महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति का इंपीचमेंट कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो बताया गया है आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? यह भी सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको नहीं देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? आपका आर्टिकल 123 सही है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। अध्यादेश पर हम अभी विचार करते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 143, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, तो आपका यह भी सही है। तीसरा आर्टिकल 352 राष्ट्रपति शासन, ये आपका गलत हो जाता है। यहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं है, यहां राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 किसकी बात करता है? आर्टिकल 352 बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग हम देखें, अनुच्छेद 356 में कहा गया है राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य की संवैधानिक यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी अब यहां पर शासन कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इसके बाद में तीसरा हम देखते हैं आर्टिकल 361, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से संबंधित यह होता है कि जब हम अपने अनुच्छेद
अनुच्छेद 14 को देखते हैं तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के सबक सभी समान होंगे। विधि के सबक सभी समान होंगे। लेकिन इसमें अपवाद दिया गया है। अपवाद यह दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल या फिर किसी अन्य देश के डिप्लोमेट्स है तो उनको भी, लेकिन हम मेनली समझते हैं राष्ट्रपति को और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत। जैसे कल हमने देखा था कि अगर अंबानी कत्ल करते हैं, मोदी के द्वारा कत्ल किया जाता है तो उन्हें सजा दी जाएगी, जो भी आईपीसी में दी हुई है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो राष्ट्रपति अगर जिस दिन अपना कार्यभार संभालते हैं उसके बाद उन पर कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी, ना ही राज्यपाल पर और ना ही राष्ट्रपति के द्वारा। अगर इनके द्वारा कोई भी काम किया जाता है जो गैर कानूनी है, उन पर कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी आपराधिक मामले में। इनको न्यायालय के द्वारा कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जाएगा जिनसे इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ओके, अब ऐसे ही प्रावधान राज्यपाल के लिए भी किया गया है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इनको इतना आराम रिलीफ क्यों दिया गया है। इसका मोटिव ये होता है कि राष्ट्रपति महोदय एक तो उम्रदराज व्यक्ति होते हैं, दूसरा सर्वोच्च पद होता है। देश का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति महोदय का होता है। तो उनसे ये उम्मीद करना बिल्कुल ही गलत होगा कि वो कोई क्राइम करेंगे या फिर ऐसा काम करेंगे जिससे देश का सर नीचे झुके। ऐसे ही व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो शांत है और वो ऐसा काम ना करे। इसलिए इनको रिलीफ दी गई है कि जो देश का सर्वोच्च पद होता है वो ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए इन्हें आपराधिक मामलों से संबंधित संरक्षण दिया गया है। अगर हम बात करें सिविल मामलों से संबंधित, तो सिविल मामलों में इन्हें संरक्षण नहीं दिया गया है। यानी कोई घरेलू मामला है खुद का, अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो इनसे इनको रिलीफ नहीं दिया गया है। कोई भूमि से संबंधित, कोई लैंड से संबंधित विवाद है तो वहां पर इन्हें संरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन इनके लिए शर्त है। शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति अपील कर रहा है वो 2 महीने पहले सूचना देगा। उसके बाद में इस सूचना में अपना नाम, पता सब कुछ बताएगा और कारण बताएगा किस आधार पर मैं यह याचिका दर्ज कर रहा हूं, जिससे इस व्यक्ति को उठा लिया जाए। यानी नाम, पता सब कुछ दिया जाएगा कि मैं यहां से हूं और मैं इस आधार पर यह याचिका दायर कर रहा हूं। तो सिविल मामलों में उनके लिए संरक्षण नहीं है, लेकिन आपराधिक मामलों में संरक्षण है। वापिस क्वेश्चन पर आते हैं हम। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी हम आपातकाल से संबंधित स्पेशल अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, तो हम इसे वहां कवर कर लेंगे। इसके बाद में हम देख सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका अर्थ होता है कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सरकार नहीं चाहती कि हम इस पर कोई कार्रवाई करें, इसलिए क्या है कि वो पहले ही सर्वोच्च न्यायालय से चर्चा विचर्चा कर लेती है। तो इससे क्या होगा कि वो मामला कल को अगर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस पर अपना सुझाव दे दिया है, तो विवाद नहीं होगा न्यायालय से संबंधित। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग, और यही बात अगर हम राज्य के लेवल पर करें तो राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 213 के अकॉर्डिंग। कुछ नहीं, यहां पे 1 2 3 है, यहां पे इनको उल्टा कर दिया गया 2 1 3 है। तो इसमें क्या होता है, अध्यादेश का मीनिंग होता है कि हमारे यहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण यानी कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका। तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, एक दूसरे की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम देखते हैं विधायिका। विधायिका यानी संसद का काम होता है विधि का निर्माण करना। विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? संसद होती है विधायिका।
अब इसने विधि बनाई है, इस विधि को लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका, यानी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी हमारे सांसद महोदय है इसको लागू करवाएंगे। अगर विधायिका के द्वारा यानी संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जो हमारे मूल अधिकार या फिर अन्य अधिकारों के खिलाफ है, तो इसकी जांच कौन करेगा? न्यायपालिका के द्वारा की जाएगी। तो यहां पे चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत चलता है, यानी ये विधायिका क्या करेगी? कानून को निर्माण करेगी, ये लागू करेगी और ये दोनों पर जांच करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट में हमारे 3 स्तर होते हैं, मानसून, शीत और बजट स्तर। अब 3 स्तर होते हैं। अब ऐसा होता है कि कभी अवकाश के दौरान सत्र नहीं है, संसद काम नहीं कर रही है, तो उस समय आपातकालीन स्थिति में कानून कौन बना देगा? कार्यपालिका बना देगी, यानी विधायिका का काम कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। इसे ही हम अध्यादेश कहते हैं आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। और अध्यादेश कौन जारी करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीधा डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि अध्यादेश कौन जारी करता है। और अध्यादेश जारी करने का आधार क्या है? यानी अवकाश के समय जब सत्र नहीं चल रहा होता है, यानी विधायिका नहीं बैठी होती है, तब उस इमरजेंसी के दौरान अगर कोई भी लॉ बनाना है, इमरजेंसी आ गई है, तो वहां पर कार्यपालिका के द्वारा लॉ बना दिया जाएगा। और लॉ, इसे ही हम क्या कहेंगे? अध्यादेश कहेंगे। हमारे क्वेश्चन इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? यानी इसका भाव है कि संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कौन से अनुच्छेद के तहत? बताइए प्लीज। आपका सही आंसर होगा संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। अब हम अनुच्छेद को समझते हैं क्योंकि डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। यानी इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। संविधान निर्माताओं ने हर शब्द को सोच समझ कर लिखा है। जैसे हमने बात की है कि प्रधानमंत्री से संबंधित हम बात करें तो प्रधानमंत्री का पद होता है जो हमारे संविधान में है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान में नहीं है। कभी ऐसा होता है कि 2 व्यक्तियों का प्रभाव होता है तो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री और दूसरा उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित अलग कोई प्रावधान नहीं है, एक ही राष्ट्रपति होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ सरकार, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका अर्थ है कि पीएम महोदय के द्वारा या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सांसदों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से होंगी, राष्ट्रपति ही उनको करवा रहा है। यहां पे आपको ये लग रहा होगा कि सुप्रीम पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि यहां पर लिख दिया गया है कि संघ सरकार यानी प्रधानमंत्री के द्वारा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो प्रधान यानी राष्ट्रपति महोदय करवा रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। यहां पर देश में एकता से संबंधित रूप को स्थापित करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो सर्वोच्च है राष्ट्र का, उन्हें यह काम दे दिया जाए नाम मात्र के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 54,
अनुच्छेद 54 हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि निर्वाचक मंडल क्या होगा। निर्वाचक मंडल का सीधा सा अर्थ होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि दोनों सदन, यानी संसद, संसद में कौन, लोकसभा और राज्यसभा, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इनके केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इनके केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद में हम सेकंड समझते हैं, राज्य की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर मैंने राज्यों की विधानसभा नाम लिया है, यहां पर मैंने राज्यों की विधानमंडल शब्द का यूज नहीं किया है। अगर मैं यहां पर विधानमंडल शब्द का यूज करता तो इसका अर्थ होगा कि विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधान परिषद भाग नहीं लेती है। इसके बाद में हम तीसरा समझते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी पहले नाम पांडिचेरी था, 2006 से इसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इस प्रावधान को कब ऐड किया गया है? 17वें संविधान संशोधन से, यानी 17वां संविधान संशोधन होता है और 17वें संविधान संशोधन से दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ओके, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो वहां पर ऑप्शन ये दिया जा सकता है कि राज्यों की विधान परिषद, तो आपका ये गलत हो जाएगा। दिल्ली पुडुचेरी के अलावा अगर किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है तो भी आपका गलत हो जाएगा। अगर यहां पे ये पूछ लिया जाए कि दोनों सदनों के सदस्य, नहीं, दोनों सदनों के सदस्य होंगे, लेकिन कौन से सदस्य होंगे? ओनली निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में बताया गया निर्वाचन की रीति। यानी किस मेथड से राष्ट्रपति को चुना जाएगा। तो इसमें सबसे पहले है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी इस मेथड से इसे चुना जाएगा। मतदान गुप्त मतदान होगा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। एक विधायक के मत का मूल्य, विधायक के मत का मूल्य, और सेकंड कंडीशन होती है सांसदों के मत का मूल्य। इन्हीं प्रक्रिया से
इनमें डिसाइड होता है कि कौन विजय हो रहा है। अब विधायक के मत का मूल्य का क्या अर्थ हुआ? अगर हम एक एमएलए के मत का मूल्य निकालने हैं तो हमें उस राज्य की जनसंख्या और कब की जनसंख्या? 1971 1971 की जनसंख्या अपॉन निर्वाचित विधायक, विधानसभा में निर्वाचित विधायक अपॉन 1/1000। यानी अगर हम बात करें कि एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है तो उसमें कहा गया है कि उस राज्य की जनसंख्या कब के अकॉर्डिंग? उस राज्य की जनसंख्या 1971 1971 के अकॉर्डिंग। इसके बाद में हम देखते हैं निर्वाचित विधायक। अब हम अगर बात करें राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान से संबंधित अगर हम बात करें 1971 की, तो उस समय लगभग 2.53 करोड़ जनसंख्या थी और निर्वाचित विधायक 200 गुना 1/1000, यानी ये मुक्त मूल्य निकल कर आएगा आपका 129 129। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है 2023 में कि राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य कितना है, तो वो है 129। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या कब की? राजस्थान की कुल जनसंख्या 1971 की और निर्वाचित विधायक यानी कुल कितने निर्वाचित विधायक हैं? 200। अगर हम इनका कैलकुलेशन निकालेंगे तो आएगा 129 129। ये आरएस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रीट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में रिपीट हो सकता है कि क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव अभी हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मत का मूल्य है एक विधायक का, तो 129। इसके बाद में हम इसी में आगे समझते हैं सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। अब सांसद के मत का मूल्य निकालना है तो सभी विधायकों का जो हमने मत मूल्य निकाला है उन्हें जोड़ देंगे। आपको याद रखना है कि प्रत्येक राज्य, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के प्रत्येक एमएलए का मत मूल्य समान होगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य समान होगा। लेकिन राजस्थान और एमपी के विधायकों का मत मूल्य समान नहीं होगा, यानी इनमें विभेद हो सकता है क्योंकि इनकी जनसंख्या अलग है, यहां पर अलग प्रतिनिधि है, इनकी जनसंख्या अलग है, यहां पे अलग प्रतिनिधि है, तो इनका जो कैलकुलेशन होगा वो समान नहीं होगा। ये बताने का रीजन ऐसा है कि यहां पर हमेशा सांसदों का मत का मूल्य हमेशा समान होता है। अब जैसे राजस्थान के विधायक के मत का मूल्य निकाल लिया और हमने यहां पर जोड़ दिया, दूसरा हमने एमपी का निकाल लिया और इसी तरह 28 राज्यों के मत का मूल्य निकाल लिया और सभी को जोड़ दिया, यानी कुल विधायकों के मत का मूल्य अपॉन कुल सांसद और सांसद कैसे? ओनली निर्वाचित। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें मत के मूल्य का कोटा निर्धारित किया गया है और कोटा कितना होना चाहिए? कोटा होना चाहिए 50% +1। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के मत के मूल्य का कोटा कितना है, तो 50% +1, यानी इसे मेजोरिटी होनी चाहिए 50% +1 की, तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 में बताया गया कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होगा। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होगा, यानी कोई भी राष्ट्रपति है वो 2 बार 3 बार चुना जा सकता है, कितनी भी बार चुना जा सकता है उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में लास्ट डी रूजवेल्ट महोदय ऐसे थे जो 4 बार चुने गए थे, लेकिन 22वें संविधान संशोधन 1951 अमेरिका में
इसके संशोधन के बाद यह प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा वो अधिकतम 2 बार बन सकता है, यानी तीसरी बार के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन भारत के लिए कंडीशन नहीं है, भारत में कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा किसी को भी पुनर्निर्वाचित नहीं किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें पुनर्निर्वाचित किया गया था, इनके अलावा यह सौभाग्य किसी को भी नहीं मिला है। ओके, अब पुनर्निर्वाचित कौन होगा जो योग्य होगा? तो अनुच्छेद 58 में क्या बात की गई है? योग्यता की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और नागरिक जन्म से होना जरूरी नहीं है, नागरिकता अर्जित भी की जा सकती है। अमेरिका में यह होता है कि जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा। इसके बाद में 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो वहां पर कौन सा सदस्य होना चाहिए? राज्यसभा का, लेकिन यहां पर कौन सा है? लोकसभा का। इसके बाद में है कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का अर्थ होता है कि इसमें हमारे एक विधि के द्वारा, संसदीय विधि 1951 के द्वारा बताया गया है कि लाभ का पद कौन सा नहीं होगा। तो उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसी भी राज्य का राज्यपाल, और इसके अलावा अगर हम बात करें संघ और राज्य का कोई मंत्री है तो वो लाभ के पद में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये 4 शर्तें योग्यता बताई गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने के योग्य हो, और लाभ के पद पर ना हो। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं शर्तें। अनुच्छेद 59 जिसमें कहा गया कि शर्तें क्या होगी। शर्तें में बताया गया है कि जो भी राष्ट्रपति होगा उनके वेतन, यानी यहां पर वेतन नाम नहीं लिया गया, परिलब्धि नाम लिया गया है। परिलब्धि और बातें कौन तय करेगा? संसद के द्वारा तय की जाएगी। अब परिलब्धि क्या होता है? जब देश का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का होता है, तो वेतन देकर उन्हें नौकर जैसी फीलिंग ना आए, इसलिए परिलब्धि यानी सम्मान की भाव देने के लिए परिलब्धि शब्द का यूज किया गया है। क्योंकि जो देश का सर्वोच्च पद है, अगर हम उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वो नौकर जैसी फीलिंग आएगी। तो सर्वोच्च पद के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? परिलब्धि। बातें संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। एक बार अपॉइंट होने के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कम नहीं किए जाएंगे। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि आवास, फ्री में आवास दिया जाएगा, राष्ट्रपति भवन। ओके, ये कुछ इनसे संबंधित शर्तें हैं। इसके बाद में हम अनुच्छेद 60 देखते हैं। अनुच्छेद 60 एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बताया गया है शर्तों के बारे में। अनुच्छेद 60 में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति महोदय शपथ या प्रतिज्ञान किसके समक्ष लेगा? शपथ होती है ईश्वर के समक्ष, प्रतिज्ञान यानी सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञान। इसमें शपथ देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष शपथ ली जाती है। आपको यह रिकॉल करना है कि किसके समक्ष शपथ ली जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शपथ ली जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को किन आधारों पर हटाया जा सकता है और हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, इसके बाद में हम समझते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति, आज कोई राष्ट्रपति को अपॉइंट किया गया है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का।
तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। जैसे ही 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं उससे पहले ही चुनाव करवा लिया जाएगा। सेकंड कंडीशन होती है कि अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद त्याग दे, मृत्यु हो जाए, फिर अन्य कारणों से अपना पद रिक्त कर दे, तो उस कंडीशन में यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। और यथाशीघ्र के साथ में लिखा हुआ है कि 6 माह के भीतर तो करवा ही लिए जाएंगे, यानी 6 माह से अधिक के लिए इससे अधिक नहीं होगा टाइम, 6 माह से पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के लिए 6 माह बाध्यता नहीं है, उनके लिए ओनली यथाशीघ्र शब्द का यूज किया गया है। शायद हमने आर्टिकल 56 को नहीं देखा है, उस पर दोबारा चर्चा करते हैं। ओके, आर्टिकल 56, अनुच्छेद 56 में कहा गया कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। जनरली राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष कब से? जब वो अपना पद ग्रहण करता है। एग्जाम में पूछा गया है कि 5 वर्ष कब से काउंट किया जाएगा। 5 वर्ष पद ग्रहण करने की तिथि से काउंट किया जाएगा। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। किसको त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर पद ऐसे ही खाली हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी यहां पर कार्यकाल को कम करने की बात की गई है, तो कार्यकाल को कम करने से संबंधित महाभियोग यानी संविधान का उल्लंघन करने पर उसे हटाया जा सकता है। लेकिन यहां पर महाभियोग की बात की गई है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां है, तो महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 यानी 61 में। अगर कार्यकाल से संबंधित अगर कम करना है तो महाभियोग है, और कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आर्टिकल 56 है। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाएगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कब भर लिया जाना चाहिए? अभी हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पर 5 साल तक रहता है, लेकिन अगर आकस्मिकता आ जाए, मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे, तो कौन सी कंडीशन में, कितनी अवधि में चुनाव करवाए जाएंगे? आंसर दीजिए इसका। मैं तब तक आपके डाउट ले लेता हूं, कोई है तो। सभी को गुड मॉर्निंग। किसी के कोई डाउट नहीं है? अच्छी बात है। मंजू मैम आपका सही है, 6 माह। हमने अभी चर्चा की थी 6 माह, यानी यथाशीघ्र। और सेकंड कंडीशन क्या है? यथाशीघ्र में भी अधिकतम 6 माह। इन 6 माह से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन पर हमने चर्चा नहीं की है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप रिप्लाई कीजिए। अभी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया है, कार्यपालिकाई प्रक्रिया है, या फिर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? अगर आपका कोई भी डाउट है तो क्लास पूरा होने के बाद आप यहां पर डाउट पूछ सकते हैं। यानी जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होगी लाइव से, तो रिकॉर्डेड क्लास होगी, तो रिकॉर्डेड क्लास में आप डाउट पूछ लीजिए, तो मैं वहां पे आपके पर्सनली रिप्लाई दूंगा, कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट से संबंधित। क्योंकि लाइव क्लास में सभी के डाउट लेना पॉसिबल नहीं है। इसका सही आंसर होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का क्या अर्थ हुआ? यानी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? आर्टिकल 61 में प्रक्रिया दी गई है।
अब प्रक्रिया में है कि यह प्रस्ताव कहीं पर भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, यानी कौन से भी सदन में इसे लाया जा सकता है। और लाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। यानी अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रेजेंट में 543 मेंबर है, तो 543 का 1/4 सदस्य अगर समर्थन कर देते हैं तो प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद में हम राज्यसभा से संबंधित बात करें तो राज्यसभा में प्रेजेंट में 245 सदस्य हैं, उनका 1/4 अगर समर्थन कर दे तो प्रस्ताव लाया जाएगा। अब प्रस्ताव लाने के बाद में पहला सदन, मान लीजिए कि प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा में, लोकसभा में लाने के बाद इनके सदस्य यानी 543 का 2/3 अगर समर्थन कर दे, यह होता है विशेष बहुमत। अगर समर्थन कर देते हैं, अगर कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 अगर इसको प्रस्तावित कर देते हैं तो राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव कहां चला जाएगा, यह चला जाएगा राज्यसभा में। ओके, यानी लोकसभा से यह प्रस्ताव पारित हो चुका है, फिर यह राज्यसभा में आ चुका है। अब राज्यसभा में क्या किया जाएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति महोदय अपनी बात खुद भी रख सकते हैं या फिर किसी विधि व्यवसाय या फिर अन्य अधिकारी के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं। तो ये यहां पे क्या हो रहा है, एक न्यायालय का काम हो रहा है। यानी सेकंड सदन यानी दूसरा सदन क्या कर रहा है, न्यायालय की भूमिका निभा रहा है। वो राष्ट्रपति को बुला रहा है अपने सदन में, और बुलाने के बाद में वो क्या कर रहा है, राष्ट्रपति से अपना पक्ष जान रहा है। तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी, ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया होगी। इसे हम अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। और अर्धन्यायिक प्रक्रिया के बाद में अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति महोदय को अपना पद त्यागना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह होता है महाभियोग की प्रक्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, प्लस 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए कि महोदय आपके खिलाफ ये प्रस्ताव इंपीचमेंट यानी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, आपको सूचित किया जा रहा है। तो कितने दिन पहले, 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा, किसको, राष्ट्रपति महोदय को। ओके, तो ये आपकी महाभियोग की प्रक्रिया है और इसे हम क्या कहते हैं, अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, अभी हमने चर्चा की है। ये जो भी क्वेश्चन हम साथ साथ में क्वेश्चनों के अलावा जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन है PYQ और MCQ और भविष्य में पूछे जाने वाले, इनका सम्मिलित रूप है। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है कि आपसे ये क्वेश्चन तो पूछ ही लिया गया है, यहां पर आपका करियर भी हो गया है। इसके साथ साथ में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है। तो आपकी लास्ट रिवीजन क्लास का यही पर्पज होना चाहिए कि हमारी रिवीजन है, हमारा बेसिक क्लियर है, हमारे जितने क्वेश्चन यहाँ पर हल हो रहे हैं वो सबसे अच्छी है, और इसके साथ साथ में अलग क्वेश्चन भी हमारे हल हो रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसका आंसर दीजिए। आपका इसमें सही आंसर होगा 14 दिन पूर्व। अगर हम राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य अथॉरिटी की बात करें वहां पर भी लगभग 14 दिन ही होता है कि 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। जैसे उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति में भी 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहां पर बात की गई है महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, बताइए। अभी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। दीपिका मैम आपका सही है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। जितेंद्र जी आपका भी सही है। हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है।
इससे संबंधित यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यकाल, कार्यकाल किसमें है? कार्यकाल का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 56 में। और जनरली कार्यकाल कितना है? जनरली कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष कब से? जब से वो पद ग्रहण करता है। इसके अलावा आकस्मिकता में मृत्यु के द्वारा, त्यागपत्र के द्वारा या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसका पद खाली किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटाता है? संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा संसद के द्वारा। यानी अगर हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये आपका सही नहीं है, लोकसभा के द्वारा नहीं, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों इसमें शामिल होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, ये भी शामिल नहीं है। अब संसद के द्वारा, इसमें हम एग्जाम के दृष्टिकोण से समझ लेते हैं कि संसद इसमें कैसे अपना योगदान देती है। हमने बात की थी कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है तो वहां पर संसद के कौन से सदस्य? संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य। लेकिन अगर हम हटाने की बात करें तो इसमें दोनों सदस्य शामिल होंगे। इसके आगे देखिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब तक रहता है? राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से या अपने निर्वाचन की तारीख से। कम से कम 3 बार मौखिक चर्चा इस पे की जा चुकी है। आज की ही क्लास में रिप्लाई दीजिए। आपका सही आंसर होगा अपने पद ग्रहण करने के दिन से, यानी जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है उसी दिन से काउंटिंग की जाती है। ना तो इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि को शामिल किया गया है, ना संसद द्वारा निर्धारित तिथि को, और ना ही अपने निर्वाचन की तारीख को। जिस दिन वो जीत जाता है और शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से उसका कार्यकाल स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइए। इसमें इस पे हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होगी। अब योग्यता में इनमें से कौन सी योग्यता शामिल नहीं है जिस पर हमने चर्चा नहीं की है? योग्यता का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। कौन सा आवश्यक नहीं है? देश का नागरिक होना इसके लिए आवश्यक है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सांसद चुने जाने की योनि कौन सा? लोकसभा का सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह होगा। पढ़ा लिखा हो, यह इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। आयु 35 वर्ष हो, यह इसमें उल्लेख किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पढ़ा लिखा हो। यह हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है योग्यता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, बताइए प्लीज। ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, यह सही होगा। निम्न सदन का सदस्य हो यानी विधान
सभा का विधानसभा का सदस्य हो, ये आपका सही होगा, तो वो निर्वाचित होगा। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, नहीं। उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। विधान परिषद। अनुच्छेद 169 159 के तहत विधान परिषद का उल्लेख किया गया है कि विधान परिषद का उत्साधन कैसे होगा, अंत कैसे होगा, तो यह संसद को अधिकार दिया गया है। तो विधान परिषद के सदस्य अगर मुख्यमंत्री होगा तो वो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। इसके बाद में देखते हैं उस राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ये भी रिलेटेड नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये होगा वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो उच्च सदन यानी विधान परिषद। और हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि विधान परिषद को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ओनली किसको शामिल किया गया है? विधानसभा को। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग, यानी 54 में क्या बताया गया है? 54 में बताया गया निर्वाचक मंडल, जिसमें कौन कौन शामिल होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अगर आपने स्टार्टिंग में क्लास अच्छे से ली है तो आपको ये आंसर होना ही चाहिए। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि राज्यों की विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1 होगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। प्रत्येक एमएलए यानी विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहला देखिए, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। हमने क्लास के स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि राजस्थान की जनसंख्या अलग है, इनके विधायकों की संख्या अलग है। एमपी के जनसंख्या अलग है और इनके विधायकों की संख्या अलग है, तो इनके मत मूल्य बराबर नहीं होंगे, तो अलग अलग होता है। तो आपका ये सही होगा। दूसरा, मैंने बात की थी कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा हो या लोकसभा हो हमेशा बराबर होता है। तो यहां पे क्या है? अधिक होता है। नहीं, अधिक नहीं होता है, बराबर ही होता है। तो आपका सही क्या होगा? केवल 1 आपका सही होगा। और हमने बात की थी कि राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य प्रेजेंट में कितना था? 129 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ये आरएस में पूछा गया था। अब रेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति से संबंधित मत मूल्य कितना था? किसका? विधायक का। 129 कैसे काउंट किया जाता है? 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी सेंसेक्स को यानी इसमें काउंट किया जाता है। तो जनगणना कब की होगी? 1971 1971 की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? यानी इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति यानी जब कोई विधेयक आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार करने के लिए एक बार वापस भेज सकता है। तो ये पुनर्विचार का अधिकार राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया है?
सभी के रिप्लाई डाउन ही आ रहे हैं। ओके, इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 73 को देखते हैं, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा, और यह सलाह क्या होगी? बाध्यकारी होगी। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी राष्ट्रपति की सारी शक्तियां यहां छीन ली गई है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को थोड़ी बहुत शक्ति दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो विधेयक राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जनता पार्टी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, और एक बार पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार करने के बाद वापस जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। तो आपका सही होगा 44वां संविधान संशोधन। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति कौन से अमेंडमेंट के द्वारा सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, तो वो 44वें संविधान संशोधन से इसे बाध्यकारी बनाया गया है कोई भी विधेयक पर अनुमति देने के लिए। इसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वो कौन सा है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है, आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वो विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या फिर अनुमति चुप रह सकता है, या ना तो अनुमति दे रहा है, ना हाँ कर रहा है, ना कर रहा है। तो वो होती है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो बताइए इनमें से राष्ट्रपति ने किस में वीटो पावर यूज किया है? एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा इसका यूज किया गया है, और कौन सा विधेयक है वो? आपका सही आंसर होगा भारत डाकघर संशोधन विधेयक। ज्ञानी जेल सिंह राजीव गांधी की सरकार में इन्होंने भारत डाकघर संशोधन विधेयक पर कौन से वीटो का यूज किया था? एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था, यानी इन्होंने अपनी सर्वसम्मति नहीं दी थी, ना तो हाँ किया था ना किया था, उस विधेयक को अपनी पॉकेट में डाल लिया था। तो इसे ही कहते हैं पॉकेट वीटो, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएगा? राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, सैन्य शक्ति होती है, आपातकालीन शक्ति होती है। इन्हीं शक्तियों में से एक है कि इनमें से कौन सी शक्ति है कि संसद के पटल पर रखवाएगा इन रिपोर्टों को? बताइए प्लीज। पहला देखते हैं संघ वित्त आयोग की सिफारिशें। यानी जब हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। अगर इसी में हम देखें तो अनुच्छेद 281 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि वित्त आयोग यानी संघ वित्त आयोग की जो भी सिफारिशें होंगी, जो भी रिपोर्ट होगी, वो राष्ट्रपति कहां रखवाएगा? संसद के पटल पर रखवाएगा। तो आपका यह सही है। सेकंड इसमें है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, लोक लेखा समिति संसदीय समिति होती है जिसका राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद में हम तीसरा देखते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG। अगर हम बात करें आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 151 में CAG को यह दायित्व दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट कहां पेश करे? राष्ट्रपति को दे, और राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि CAG यानी भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाए। अगर CAG से क्वेश्चन हम देखें तो आर्टिकल 148 यानी 148 में भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा, और उसका कार्य क्या होगा? भारत के अकाउंट से संबंधित जांच करना, यानी राज्य से संबंधित और संघ से संबंधित जो भी लेखा अनुदान होते हैं, लेखा यानी वित्त से संबंधित, अकाउंट से संबंधित जांच कौन करता है?
सीएजी करता है। यानी भारत के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पद है तो वो सीएजी है, अकाउंट से संबंधित। यानी धन का लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी रखता है। जैसे हम बात करें मनमोहन सरकार में 2G घोटाले से संबंधित किसने सत्यापित किया था? शायद उनका नाम विनोद कुछ था, मैं अभी सही रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर इनके द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है और वो पब्लिक हो जाती है तो उसका प्रभाव यह होगा कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ये आरोप लगाते हैं कि इस सरकार ने इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है, तो ये जांच करती है वित्त से संबंधित। लेकिन अभी भी ये महोदय इस चीज को साबित नहीं कर पाए हैं कि 2G घोटाले में मनमोहन सिंह का कोई हाथ था। तो इनके द्वारा ये बहुत ही बड़ा पद होता है, इनके द्वारा जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो वो पूरी सरकार को हिला देती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। और वित्त से संबंधित है तो वैसे भी महत्वपूर्ण है। ओके। तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 89वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बताया गया है कि इसकी रिपोर्ट को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट ये राष्ट्रपति के पास रखेंगे और राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि इस रिपोर्ट को कहां रखवाए? संसद के पटल पर रखवाए। इसी तरह अगर हम आगे देखें आर्टिकल 338A जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है, इसी में अगर हम देखें आर्टिकल 338B जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। ओके, तो ये सभी रिपोर्टें कहां रखवाई जाती है? संसद के पटल पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा रखवाई जाती है। तो आपका सही आंसर होगा 2 को काटकर, यानी जिसमें 2 शामिल नहीं है वो सही होगा। इसमें 2 है ये गलत हो जाएगा, इसमें 2 ये गलत हो जाएगा। आपका सही होगा केवल 1, 3, 4, यानी आपका 3 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। यानी राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति दी गई है, जिसमें क्षमा, परविलंबन, लघुकरण, विराम ये सभी शक्तियां किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। अगर हम बात करें क्षमा से संबंधित अगर शक्ति की, क्षमा में यह होता है कि राष्ट्रपति महोदय किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दे दिया गया है तो राष्ट्रपति महोदय इसे माफ कर सकता है, यानी सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है। सजा को पूर्णतः माफ करने का अर्थ हुआ कि अब व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया है, वो समाज में मुक्त होकर घूम सकता है। लेकिन अगर हम इसी की बात करें राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, लघुकरण कर सकता है। लघुकरण का अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति किसी सजा को कम कर सकता है। कैसे? अगर मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को किस में कन्वर्ट कर देगा? मृत्युदंड को कन्वर्ट कर देगा आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास में। लेकिन पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। तो ये विभेद होता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। आपको यहां पर याद रखना है कि राष्ट्रपति की ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, यानी राष्ट्रपति ऐसे नहीं है किसी ने क्राइम किया, मृत्युदंड की सजा दी गई है और उसे माफ कर दिया गया, नहीं, अपने रिश्तेदार किसी वगैरह वगैरह को नहीं। राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक कार्रवाई नहीं होती है। यह रिपोर्ट जाती है गृह मंत्रालय के पास, गृह मंत्रालय इसकी जांच करता है और गृह मंत्रालय ही अपनी अनुशंसा देता है राष्ट्रपति को, आपकी इसे माफ कर दीजिए या फिर माफ मत कीजिए। यह अधिकार किसके पास होता है? गृह मंत्रालय के पास होता है, ना कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति बस इसमें उद्घोषणा करता है माफी की और माफी ना देने की, और इसके अलावा राष्ट्रपति की कोई इसमें शक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी ने क्राइम किया है और वो राष्ट्रपति के सामने जाके रोने लग जाएगा और राष्ट्रपति माफ कर देंगे, नहीं, ये काम कागजों में होते हैं, मौखिक कार्रवाई इसकी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के तौर पर, यानी वो कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने पहली बार भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला है। जनरली हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर पद को त्याग देते हैं तो वहां पर कौन बैठता है, उपराष्ट्रपति बैठता है। ऐसी कंडीशन भी होती है कि जब ना तो राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, उस कंडीशन में पद कौन संभालेगा, तो उस कंडीशन में पद संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। ओके, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश है जिन्हें यह सौभाग्य मिला है। आपका सही आंसर होगा डी, 4 नंबर न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद आरएस में पूछा गया था कि अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो वहां पर ऑप्शन थे प्रधानमंत्री और वगैरह वगैरह, लेकिन उसका सही आंसर था भारत के मुख्य न्यायाधीश इनका कार्यभार संभालेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। सीजीए का और रोल क्या होता है, सीजीए का रोल होता है कि वो आर्टिकल अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाता है। किसको, राष्ट्रपति को। वर्तमान में हमारे सीजीए कौन है, संजीव खन्ना है। और ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी आज की राष्ट्रपति महोदय है, सेकंड महिला राष्ट्रपति, उनको शपथ किसने दिलाई थी, तो डीवाई चंद्रचूड़ महोदय सीजीए ने दिलाई थी, जो 50वें हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। अब 51वें कौन से हैं, 51वें हमारे हैं संजीव खन्ना। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको साथ साथ में बेसिक याद रखनी चाहिए, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं सोचता कि सभी चीजें हार्ड ही पूछी जाए, कुछ कॉमन चीजें भी आपको दी जाती है ताकि आपकी अवेयरनेस रहे। दीपिका जी ये मुझे पता नहीं है, 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक रहे हैं। अगर आपका सही है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन लेवल आपका अच्छा है। अगर आपके क्लास के बाद में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में डाउट पूछ सकते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रपति से संबंधित यही क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुछ बेसिक बातों की, जिनमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। जनरली ये होता है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से लेकर हमने बेहतर तक देख लिया है कि इनमें राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को योग्यता दी गई है, शपथ का प्रावधान है, महाभियोग की प्रक्रिया है, ये सभी हमने इन पे चर्चा कर ली है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित बात करें तो राष्ट्रपति की बहुत सारी प्रशासनिक शक्तियां होती है। अगर हम अनुच्छेद तंत्र देखते हैं, अनुच्छेद तंत्र में कहा गया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी आगे बाद में आपको यह बताया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करें प्रशासनिक शक्ति, आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 में कहा गया है कि जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। कार्य राष्ट्रपति के नाम से। अब क्यों किए जाते हैं, अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ विभिन्न विभाग है, विभिन्न मंत्रालय है, अगर मंत्रालय से संबंधित कोई काम होगा तो उस पर अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के होते हैं। यानी देश के शासन व्यवस्था में, प्रशासन में एक रूपता बनी रहे, यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के ही इस पर हस्ताक्षर होंगे द्रौपदी मुर्मू महोदय के। ये एक रूपता स्थापित करने के लिए उनको ये शक्ति दी गई है। उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति, अगर हम उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, आर्टिकल 316 के तहत इनके सदस्यों की और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अगर हम देखें चुनाव आयोग यानी मुख्य
चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है और इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। और चुनाव आयोग में कितने सदस्य है? प्रेजेंट में एक मुख्य आयुक्त है प्लस 2 अन्य है, यानी 3 सदस्यीय बॉडी है। इसके बाद में हम देखते हैं, अगर हम इसमें बात करें जैसे गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इसके बाद में हम देखते हैं, हमने चर्चा की थी अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 338 बी, जिसमें कहा गया है कि इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो विभिन्न उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, यहां पे ये थोड़ा ट्रिकी है कि सुप्रीम कोर्ट यानी संघ है तो वहां पे नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है। तो आपको यहाँ पे कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं राज्यपाल के द्वारा की जाती होगी। नहीं, राज्यपाल हाई कोर्ट से संबंधित नियुक्ति नहीं करता है। राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि अधीनस्थ न्यायालय यानी जो भी जिला न्यायालय होते हैं या फिर जिला न्यायालय से नीचे के न्यायालय होते हैं वहां पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में राज्यपाल का योगदान नहीं होता। और हमने देखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। यह आपका एक शॉर्ट रिवीजन है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हम बात करें कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होगा जो संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 315 के तहत इनकी बात की गई है। और संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 323 के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? आर्टिकल 323 के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को देता है। ये सभी बेसिक चीजें थी। आगे हम देखते हैं सैन्य शक्ति। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तो आपका सैन्य शक्ति से संबंधित है कि कोई भी सेना का आदेश जारी करना है, जैसे युद्ध से संबंधित कोई भी आदेश जारी करना है तो वो कौन देगा? राष्ट्रपति महोदय देगा। अगर युद्ध के दौरान शांति का संदेश भेजना है या फिर युद्ध को विराम करना है तो उसे कौन देगा? राष्ट्रपति महोदय ही देगा। विधायी शक्ति अनुच्छेद 85 सबसे महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद का स्तर होता है, संसद के स्तर को स्त्रावसान करना या फिर संसद के सत्र को आहूत यानी बुलाना, या फिर हम बात करें लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का विघटन डिसोल्यूशन करना कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का आहूत यानी संसद को बुलाने, संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति किसके पास होगी? आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास होगी। स्त्रावसान का अर्थ होता है कि जब एक स्तर चल रहा है, जैसे मान लीजिए बजट स्तर चलेगा, बजट के बाद मानसून स्तर होगा और मानसून स्तर और बजट स्तर के बीच में कुछ अवकाश होता है, तो इस अवकाश की घोषणा कौन कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय कर रहा है। और आपको एग्जाम में याद रखना है कि इनके बीच में अधिकतम कितने महीने का अवकाश हो सकता है? 6 महीने का। 6 महीने से ज्यादा का अवकाश नहीं होना चाहिए। बेसिक मीनिंग यही है कि जब बजट स्तर समाप्त होता है उसके बाद में मानसून स्तर आता है तो इनके बीच में कम से कम 6 माह से कम का समय होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, उससे पहले संसद को बैठना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पे एक लिखा है लोकसभा का विघटन। मैंने यहाँ पर यह नहीं लिखा कि राज्यसभा का या फिर संसद का विघटन। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा क्या एक स्थायी सदन है। बाकी हम इस पर चर्चा राज्यसभा में करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में
अनुच्छेद 87 में बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि बजट का स्तर है, यानी संसद का पहला स्तर, और चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद पहला स्तर, तो इसका संबोधन कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर इसे विशेष अभिभाषण के द्वारा हम इसे समझते हैं, यानी इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा और राष्ट्रपति बताएंगे कि संसद को गठित करने का उद्देश्य क्या है। और दोनों का समवेत सदन होता है, यानी दोनों का जॉइंट सीटिंग होती है, समवेत सदन होता है। एग्जाम में आरएस में एक बार पूछा गया था कि दोनों का सदन कैसा होता है, तो वहां पर की पॉइंट था समवेत सदन। अगर किसी ने हिंदी अच्छे से पढ़ी है, उसने समवेत सदन नाम पढ़ा है, तो वहां पर उसका सही था, क्योंकि नाम इससे पैरेलल ही थे, समवेत, संयुक्त, बहुत सारे नाम थे। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है, आर्टिकल 85 में नहीं है। वहां पर कौन सा है? आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग समवेत सदन, यानी दोनों सदन बैठेंगे, राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देगा और बताएगा कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है। एक आम चुनाव के बाद एक वर्ष के बाद में जब नई संसद बैठती है, यानी वही संसद अपने कार्य के लिए बैठती है, तो संसद का पहला स्तर माना जाता है। जैसे एक वर्ष का है, उसके बाद में जस्ट पहले बैठती है। जैसे हम अगर बात करें बजट सत्र से संबंधित, तो बजट सत्र में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देगा समवेत सदन, यानी दोनों सदनों को। पहला स्तर जैसे आम चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद पहली बार संसद बैठती है, तो वहां पर अभिभाषण किसका होता है? राष्ट्रपति का। इसके बाद में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा के अनुच्छेद 80 में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, ये 4 क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां से 12 सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 331 की, जिसमें पहले कहा गया था कि आंग्ल भारतीय सदस्यों को चुनने का अधिकार होगा, अनुच्छेद 331, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को चुनने का अधिकार था, राष्ट्रपति को मनोनयन करने का अधिकार था, जिसे अब हटा दिया गया है। ओके, 104वें संविधान संशोधन से आपको पता होगा कि इसे हटा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन से SC और ST के लिए आरक्षण को कंटिन्यू किया गया, लेकिन आंग्ल भारतीय सदस्यों से संबंधित आरक्षण को इसमें चर्चा नहीं की गई है। इसका अर्थ हुआ कि अब राष्ट्रपति आंग्ल सदस्यों को नियुक्त नहीं करेगा, आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत नहीं करेगा। ओके, इसके बाद में प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखवाता है। आपसे मैंने चर्चा की थी कि विभिन्न प्रतिवेदनों को वो पटल पर रखवाता है। सबसे महत्वपूर्ण है बजट। अगर हम अनुच्छेद 112 को देखें तो 112 में कहा गया है कि संसद के पटल पर क्या रखवाएगा? बजट को रखवाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट नाम संविधान में नहीं है, संविधान में नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 के तहत। अगर हम इससे संबंधित देखें, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को भी कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से संबंधित रिपोर्ट भी राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित रिपोर्ट हो, विभिन्न रिपोर्ट होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पटल पर रखवाई जाती है, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है। न्यायिक शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग क्षमादान की शक्ति होती है, जिसमें हमने चर्चा की थी कि वो क्षमा कर सकता है, पूर्णतः किसी दंड को रोक सकता है। लघुकरण का अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति यानी सजा की मात्रा को कम कर सकता है। जैसे हमने बात की थी कि मृत्युदंड है तो इसे क्या कर सकता है? मृत्युदंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं परविलंबन। परविलंबन का अर्थ हुआ कि अगर किसी को मृत्युदंड दी गई है और राष्ट्रपति के समक्ष याचिका पेंडिंग में है, तो उसे उस याचिका को यानी मृत्युदंड की याचिका को कुछ समय के लिए पेंडिंग में रखा जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है, मृत्युदंड देने के बाद में उसने याचिका दायर की है राष्ट्रपति महोदय के समक्ष कि मुझे क्षमा दिया जाए या लघुकरण दिया जाए। उस दौरान जब तक चर्चा नहीं होती उस तक उसकी सजा को रोक लिया जाता है, उसे परविलंबन कहा जाता है। परिहार का अर्थ होता है कि विराम। विराम में यह होता है कि जैसे मान लीजिए किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति यानी कोई महिला है, गर्भवती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो असाध्य
रोग से ग्रसित है, इस कंडीशन में उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा या फिर रोक दिया जाएगा। सजा कम करने का अर्थ है कि अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसे आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर उसकी कोई रोग है, बुढ़ापा है, तो उसे कठोर कारावास की जगह कौन सा कारावास दे दिया जाएगा? आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। परिहार का अर्थ होता है कि इसमें सजा को कम कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी को 10 वर्ष की सजा दी गई है कठोर कारावास की, तो इसमें 5 वर्ष का कठोर कारावास होगा। यानी यहां पर सजा की प्रवृत्ति को नहीं बदला गया है। सजा कितनी है? 10 वर्ष है। और कौन सी है? नेचर कौन सा है इसका? कठोर कारावास है। लेकिन इसे 5 वर्ष कर दिया गया है कठोर कारावास, यानी जेल में इसे काम करना पड़ेगा। सजा का समय कम कर दिया गया है 5 वर्ष, लेकिन कारावास कैसा होगा? कठोर कारावास। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां हम देखेंगे अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित उद्घोषणा, आर्टिकल 356 जिसमें कहा गया राष्ट्रपति शासन 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। आपातकाल से संबंधित हम नेक्स्ट सेशन में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इनकी उद्घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? इनकी उद्घोषणा करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, आर्टिकल 111। तब तक मैं आपके डाउट ले लेता हूं, कोई है तो पूछिए। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप हमारी पहले की क्लास से देखिए और कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमारा जो भी टॉपिक स्टार्ट होता है वो न्यू सेशन से स्टार्ट होता है। जैसे हमने आज बात की राष्ट्रपति से संबंधित, तो हमारा जो भी सेशन होगा उसमें हर एक टॉपिक को आज के दिन ही कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप हमारी क्लास बेफिक्र होकर अटेंड कर सकते हैं। राष्ट्रपति के वीटो को समझते हैं। राष्ट्रपति के वीटो में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है, जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है। अनुमति दे दी है तो वो क्या होगा? विधेयक पास हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि कोई विधेयक होता है पहले लोकसभा में या राज्यसभा में आता है, अब दोनों से पास हो गया, पास होने के बाद वो कहां जाएगा? वो अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग किसके पास जाएगा? 111 के अकॉर्डिंग जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। यानी जब हम संसद को समझते हैं तो संसद में हम देखते हैं कि संसद के 3 पार्ट होते हैं। आर्टिकल 79, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब कोई भी विधि बनानी है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, तभी वो विधेयक क्या बनता है? अधिनियम यानी एक्ट बनता है। तो अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो वो कभी भी एक्ट नहीं बन पाएगा, विधेयक। तो राष्ट्रपति को क्या शक्ति दी गई? एक शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक आया, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी। दूसरा होता है अनुमति रोक ली, अनुमति नहीं दी, अनुमति नहीं दी। राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो अनुमति ना दे। ऐसा किस में हो सकता है? ऐसा किस में नहीं हो सकता? अगर हम संविधान संशोधन से संबंधित बात करें, संविधान संशोधन विधेयक है तो वहां पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं रोक सकता। ओके, अगर दूसरा हम देखें धन विधेयक, धन विधेयक में भी राष्ट्रपति अनुमति नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि धन विधेयक का नेचर होता है कि वो पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए जाता है, सिफारिश के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देता है, तभी वो धन विधेयक पेश किया जाता है। तो जब पहले ही अनुमति ली जा चुकी है तो बाद में अनुमति ना देने का कोई कारण नहीं बचता है। तीसरा हम देखते हैं कि ना तो अनुमति दी है ना ही मना किया है, ना अनुमति दी है ना ही मना किया है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि यथाशीघ्र, कब? यथाशीघ्र, यथाशीघ्र राष्ट्रपति महोदय अनुमति देगा। अब यथाशीघ्र में समय सीमा निश्चित नहीं की गई है, यानी कब तक उसे देनी है। अब समय सीमा निश्चित नहीं है तो राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि महोदय जी आपने अनुमति क्यों नहीं दी? राष्ट्रपति बोलेंगे कि मैं विचार कर रहा हूं, और विचार में उसका
कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो यथाशीघ्र का बहाना लेकर पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है। ओके।